नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल और आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हैं रवीश रंजन जी। पहली बार आप आए हैं, आपका विशेष स्वागत है। सुमित अवस्थी सर हैं और अखिलेश सर हैं। हमारे कुछ साथी बीमार हैं, हमारे जो होस्ट अश्विन वो बीमार हैं, विचित्र सर भी बीमार हैं, तो इस वजह से वो नहीं है। बाबा का बुलेटिन है इसलिए वो भी नहीं, तो आप मिस सबके कर स्वास्थ्य की प्रार्थना। सबके स्वास्थ्य की हम प्रार्थना करते हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों पर बात करेंगे, क्योंकि कल एक अहम घटनाक्रम में बहराइच हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। तो वो अभी अस्पताल में हैं। उसको लेकर के बहुत सियासत है, क्योंकि आप जानते हैं योगी सरकार एनकाउंटर को लेकर के ठोक दो वाली जो नीति का आरोप लगता है उनके ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोप लगाया है कि योगी सरकार सिर्फ ठोक दो नीति में यकीन करती है, कानून व्यवस्था पर, उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। तो उसको लेकर के सियासत बहुत तेज हो गई है और कहीं ना कहीं इनको एक दबाव के तौर पर देखा जा रहा है कि योगी सरकार के ऊपर एक दबाव था, क्योंकि चुनाव करीब हैं। अब आज हम बात करेंगे कि क्या इस तरह के जो एनकाउंटर्स है उनका चुनाव पर कोई असर होता है, या एक जो आक्रामक सरकार का एक जो सख्त रवैया है उसका क्या असर होता है। क्योंकि हमने देखा कि अतीक अहमद का एनकाउंटर तो नहीं हुआ था, लेकिन आरोप थे कि सरकार की उसमें मिलीभगत थी, लेकिन उसके बाद भी इलाहाबाद की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई और फूलपुर बमुश्किल से जीत पाई। तो क्या इस तरह के एनकाउंटर्स का कोई सियासी नफा नुकसान होता है? और जिस तरह से विपक्ष की पार्टियां भी बहराइच के मुद्दों को लेकर के कुछ संभल संभल करके बोल रही हैं, क्योंकि हमारे पिछले कुछ सालों में राजनीति में एक बदलाव ये आया है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे विपक्ष भी अब थोड़ा थोड़ा संभल करके बोलता है। वो पहले जिस तरह से एक आक्रामक जबान में जवाब देता था वैसा नहीं है। ये भी आरोप लगते हैं कि विपक्ष अब मुसलमानों को टिकट भी कम दे रहा है। तो आज मौके की बात है कि बहराइच के ही रहने वाले रवीश जी हमारे बीच में हैं। तो बहराइच हिंसा और वहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं, और उसका क्या असर उपचुनाव पर पड़ेगा, उस पर आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस शहर से रहने वाला हूँ वहाँ पर गंगा जमनी तहजीब के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। और इस शहर में जो ये दंगा हुआ है वो आप समझिए कि 1987 के बाद में पहली बार इस तरीके का कोई दंगा हुआ है जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है कि 2 दिन संभालते नहीं संभला पुलिस को, और वहाँ काफ़ी सारे अधिकारियों को भेजना पड़ा। तो बहराइच की हिंसा पर निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव है वो इस चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि बहराइच के तमाम सारे लोगों से हमारी बात हुई जो अभी तक इस मुद्दे पर एक आप समझ लीजिए कि न्यूट्रल रहे हैं या फिर गैर सांप्रदायिक रहे हैं। उनके अंदर भी थोड़ी सी ये इस तरीके की भावना है कि बताइए हिंदुओं के पर्व में इस तरीके से पथराव हुआ, उसके बाद में फिर हत्या हो गई। तो इसका असर ज़रूर पड़ेगा। अब कितना असर पड़ेगा ये सोचने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से डिस्कोर्स बना है, जिस तरीके से उस पर लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि ये मामला उपचुनाव में एक बड़ा एक सियासी मुद्दा होगा। तो अब देखिए क्या उस पर फर्क पड़ता है। अखिलेश सर, राम मंदिर का निर्माण हुआ और बीजेपी वो फैजाबाद सीट, अयोध्या सीट हार गई। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो रुख अब जो हार्डकोर हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा हटे, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बयान आ रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे, इस तरह के भी बयान आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उग्र जो धार्मिक जो पॉलिटिक्स है उसका अभी कितना असर पड़ेगा उस पर? और दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, कहीं से किसी मस्जिद के सामने से डीजे चल रहा है या वाइस वर्सा, ये चीज़ों पर क्या मतलब प्रशासन की नीयत हो क्या? जिस तरह से प्रशासन भी एक पॉलिटिकल दबाव में है कि इनकाउंटर करना है, वो भी एक पॉलिटिकल जो मास्टर्स का एक जो प्रेशर होता है प्रशासन के ऊपर, क्या वो दबाव हमेशा रहता है? हाल फिलहाल में वो बढ़ा है? ये कई सारे आपने सवाल पूछ लिए, और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रश्न है, मुझे लगता है कि सबसे पहले जिम्मेदारी तो समाज की बनती है कि आपस में भाईचारा बना रहे। कोई भी एक दूसरे को भड़काने के लिए या ऐसी बात न करे जिससे दूसरे की भावनाएं हर्ट हों और जो माहौल है तनाव उसमें आए। तो इस तरह की सावधानी तो समाज को सबसे पहले रखनी चाहिए। दूसरी सावधानी प्रशासन को रखनी चाहिए कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं या इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसमें सावधानी रखी जाए। जैसा आपने कहा कि एक धार्मिक स्थल के सामने दूसरे धर्म की इस तरह की यात्राएं ना निकाली जाएं, या प्रोसेशन दूसरे धर्म का
इस धर्म के मंदिरों के सामने उस तरह से ना निकाला जाए, धार्मिक स्थलों के सामने ना निकाला जाए। अगर निकाला जाता है तो क्या सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण इनका प्रयोग ना हो, ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन बहुत व्यापक विचार विमर्श करके जो यात्राएं इस तरह की होती है, प्रोसेशन होते हैं, उनका रूट तैयार करता है। आप कहाँ से निकलेंगे, कितने बजे जाएंगे, और आपको ये रास्ता लेना है, आपको ये रास्ता नहीं लेना है, ये सारी बातें जिस पर कि विचार विमर्श होता है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये वो चीज़ें जो हर साल है और हर साल होती आई हैं और कई सालों से होती आई हैं। तो इसलिए आपका एक पूरा सेट पैटर्न है, एक प्रोटोकॉल बना हुआ कि आपको इसी तरह से काम करना है। दिक्कत तब होती है जब रास्ते से लोग अपने डाइवर्जन करते हैं या जो बातें नहीं करनी होती वो बातें करने लगते हैं, तो उसके कारण प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिक्रिया के कारण फिर ये इस तरह की हिंसा की घटनाएं होती है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो है फिर लोगों को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उससे न सिर्फ जान माल का नुकसान होता है बल्कि जो भाईचारा है, जो माहौल है, वो बिगड़ता है। अब जो दूसरा बड़ा प्रश्न था एनकाउंटर का आपका, मैं भी कुछ आंकड़े पढ़ रहा था। पिछले 7-7.5 साल में जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो अखबारों की अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 12,900 से भी ज़्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुई। मैंने करीब करीब 13,000 आप मान लीजिए, 13,000 एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में हुई हैं, और इसमें 200 से भी ज़्यादा अपराधी जो हैं वो मारे गए। ये आंकड़े हैं। तो ये क्या दिखाते हैं कि ये जो मुद्दा है ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। एनकाउंटर को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी इस तरह की बातें आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स हो, वो इसको लेकर काफ़ी सख्त होती है। वो चाहते हैं कि ये एनकाउंटर जो लास्ट रिजॉर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही होता है कि जब बिल्कुल परिस्थिति इस तरह की बने तो जाहिर सी बात है कि तब आपको हथियार का इस्तेमाल करना होगा अपनी आत्मरक्षा के लिए, लेकिन स्टेज ना हो। ये ना आरोप लगे कि ये जानबूझ करके लेकर के जा रहे हैं और उनको फिर एनकाउंटर में निपटा दिया गया। जो शुरुआत में शब्द का इस्तेमाल किया था हाफ एनकाउंटर, अखिलेश यादव ने इसका जिक्र किया है कि एनकाउंटर होते हैं, कुछ हाफ एनकाउंटर होता है, अलग अलग तरह की परिभाषाएं वहाँ पर प्रयोग की जा रही हैं। तो विपक्ष हमेशा इनको लेकर के सवाल उठाता है। अब जब विपक्ष एक बार सवाल उठाने लगता है तो फिर इस पर राजनीति होने लगती है, और जाहिर सी बात है कि राजनीति होगी तो फिर हम इसको चुनाव से भी जोड़ेंगे। तो जो आपका तीसरा प्रश्न था अयोध्या के बारे में, कि जहाँ पर बीजेपी की फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार हुई, और जहाँ पर कि बाई इलेक्शन जो है वहाँ पे नहीं हो पाया, अभी चुनाव आयोग ने कहा कि मामला कोर्ट में था इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन वो भी एक तरह का जोर आजमाइश का तरीका होता कि क्या बीजेपी ने जो अपनी जमीन खोई लोकसभा चुनाव में, क्या वो उसको वापस पा रही है या नहीं पा रही है। क्योंकि ये बीजेपी के लिए जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है, 2 विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे ली। इसके अलावा जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्हें भी इसमें जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो वो जानते हैं कि उपचुनाव का कितना महत्व है। और बीजेपी और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए उपचुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। कल्याण सिंह के ज़माने से हमने देखा है कि जब कल्याण सिंह की तकरार चल रही थी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो जो कुछ उपचुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद मौका मिला केंद्र के आला कमान को कल्याण सिंह को हटाने का। तो जाहिर सी बात है कि योगी वो मौका नहीं देना चाहेंगे बीजेपी आला कमान को कि इस तरह कोई भी बात। अच्छा, कुछ लोग मौका ढूंढने में सालों से लगे हैं। राजनीति में ये तो चलता है, राजनीति में आपसी खींचतान तो चलती है, लेकिन वो उपचुनाव ने एक मौका दे दिया था। तो इसलिए उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है योगी सरकार के लिए, और योगी खुद मुख्यमंत्री योगी के लिए, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं कि जो पिछले 4 चुनाव में लगातार जीत हुई, 2 लोकसभा 2 विधानसभा में, वो जो क्रम टूटा इस बार, झटका लगा बीजेपी को, उससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर आघात लगा है। क्योंकि उनके कई समर्थक हैं जो उनके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, देखते हैं कि योगी आगे जाके और भी इससे बड़ा पद हासिल करेंगे। तो ऐसे में उनको लगता है कि ये अड़चन आ गई, तो इसलिए योगी के लिए महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि कोई भी घटना हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे इस तरह के एनकाउंटर की घटना हो, तो उसको उपचुनाव से और राजनीति से उसको जोड़ा जाएगा। सुमित सर जी, ये 9 सीटों का जो उपचुनाव है और बहराइच हिंसा की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अखिलेश सर ने कहा कि योगी का पूरा स्टेक उस पर लगा हुआ है, क्योंकि अगर जैसा लोकसभा हुआ वैसा हाल उपचुनाव में हुआ तो योगी जी के लिए मुश्किल होने वाली है। क्या ये आप देखते हैं कि एक दबाव भी सरकार के ऊपर था कि जो एक आक्रामक जो छवि रही है योगी की, जो कि टॉलरेंट नहीं रहे इन चीज़ों को लेकर, जो खासकर जो बहराइच जैसी घटना को लेकर के, वो दबाव था प्रशासन पे भी। अब अमिताभ यश दिखे कि वो पिस्टल लेके सड़क पे टहल रहे हैं और उस तरह की एक छवि दिखाई गई कि बिल्कुल सरकार वो है। और शलभ मणि त्रिपाठी का एक ट्वीट आया कि वो पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी, तो वो एक दबाव प्रशासन पे। और क्या इस घटना का उपचुनाव पे जो बाकी लोगों ने भी बात की, आपकी क्या उस पर टिप्पणी है?
देखिए कई सारे मुद्दे हैं इसमें। हमको ये नहीं भूलना चाहिए पूर्णेंदु, जून में जब नतीजे आए लोकसभा परिणाम, तो यूपी में बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी ने जैसा परफॉर्म किया था बीते 2 चुनावों में, 14 में और 19 में, वो 24 में यूपी के इसमें नहीं कर पाई। और उसी वजह से बीजेपी की टैली जो कम हुई 240 पे रुकी, उसकी बहुत बड़ी वजह यूपी में खराब परफॉर्मेंस रहा। अब उसके आगे आइए, 4 जून के आगे थे नतीजे, 4 जून को आए थे। अगले 15-20 दिन का घटनाक्रम याद करिए। बीजेपी के संदर्भ में लगातार ये खबरें आने लगी कि दिल्ली जो है वो लखनऊ से नाराज़ है। दिल्ली बीजेपी के लोग लखनऊ बीजेपी के आला नेताओं से नाराज़ हैं। ऐसी खबरें छपने लगी, ऐसी खबरें रिपोर्ट होने लगी, ऐसी खबरें हम जैसे रिपोर्टर्स, हम जैसे एंकर्स ने कहीं भी कि बीजेपी में 2 धड़े हो गए हैं यूपी के रिजल्ट को लेकर। डिप्टी सीएम बुलाए जा रहे हैं, सीएम बुलाए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बुलाए जा रहे हैं, तो सीएम वहीं पे हैं। ऐसी चीज़ें आई तो ये सारे बयान भी वायरल हो रहे थे। केशव मौर्य के बड़े बयान उस समय वायरल हो रहे थे। केशव मौर्य का मूवमेंट पे बहुत एक्टिव हो गए थे चीज़ें। तो ये लगने लगा कि बीजेपी के अंदर क्योंकि एका नहीं था, इसीलिए उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस खराब हुआ, पार्टी मिल के नहीं लड़ी। और वो ठीकरा कहीं ना कहीं लखनऊ पर, उत्तर प्रदेश में क्योंकि आपकी सरकार है, बीते 2nd टर्म की सरकार चल रही है, तो लखनऊ पर फोड़ा जाने लगा कि लखनऊ की वजह से एक्टिवली नहीं काम किया गया, इसलिए ऐसा हुआ। ये सब कॉन्टेक्स्ट है, इसको ध्यान रखिएगा जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अब कट टू आज की डेट में आ जाइए। कल हरियाणा में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ एनडीए के, सब लोग गए शपथ लेने के लिए सैनी साहब के। 3-4 तस्वीरें जहां योगी जी अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। योगी जी अमित शाह को देखकर एक कुर्सी पर बैठ के आमने सामने बातचीत हो रही है मुस्कुराते हुए। और ये उस वक्त की तस्वीर याद करिए कि योगी जी ने हमें हाथ तक नहीं जोड़ा कि वो मिले थे सामने से, गृह मंत्री निकल गए और मुख्यमंत्री ने उनको अदब नहीं किया, बाकी मुख्यमंत्रियों ने उनको अदब के साथ नमस्ते किया। तो इस चीज़ को लेके विपक्षियों ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने मोमेंटम बनाया कि विपक्ष बीजेपी के अंदर बहुत ज़बरदस्त वो है और मुख्यमंत्री जो है वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। अब आज देखिए हरियाणा का परिणाम आया, नतीजे बदले, बीजेपी ने सरकार बनाई, वही बीजेपी आज एक दिखाई दे रही है। वही जो 2 धड़े कहे जा रहे थे, दिल्ली अलग है लखनऊ अलग है, वो तस्वीरें आई, छपी और चर्चा का विषय है सोशल मीडिया पर, तो खास तौर पर टीवी चैनल मुझे नहीं पता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वक्त खराब आता है ना, तो आप अगर ऊंट पर भी बैठे रहो तो भी कुत्ता आपको काट लेता है, और जब वक्त अच्छा आता है तो सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि उनका जो बुरा वक्त था वो निकल गया है, और जो डिफरेंसेस की बातें आ रही थी वो बेमानी थी, और इसीलिए ये इमेज दिखानी बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक हैं। और डेलिबरेटली, मुझे तो कई बार लगता है कि वो डेलिबरेटली भी है कि सब पार्टी के अंदर कोई धड़ा नहीं है, सब एक साथ हैं, एक साथ चल रहे हैं। अब इस संदर्भ में आज के हम जो यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं, जो बात अखिलेश जी ने बोली, हम सब जानते हैं कि ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा में, इसमें से 5 बीजेपी के पास थी और 5 सपा के पास थी। 5 सपा के पास थी, 5 सपा के पास, 3 बीजेपी के पास थी, एक निषाद पार्टी के पास, निषाद के पास थी ना। तो 5-3-1 का फॉर्मूला था, 5 सपा के पास थी। अगर यही सीटें परफॉर्मेंस ऐसे कैसे रिपीट होता है तो कोई नुकसान नहीं है। पर अगर बीजेपी अपने खाते की 3 में से 1 भी सीट खो देती है, जो सिटिंग सीटें थी, तो फिर वही सवाल खड़े होंगे कि क्या पार्टी में एका नहीं है, क्या मुख्यमंत्री चला नहीं पा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई आंच आ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के विरोधी हैं। और केशव मौर्य का जो मूवमेंट था उन दिनों में हमने खूब देखा था, दिल्ली में आके उसमें छुपाने की बात नहीं है। तो इस संदर्भ में ये योगी जी के लिए उनका परफॉर्मेंस का एक तरीके से एप्रिसिएशन है कि उनके कियारे में कि इस बार 3 की 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 की 9 जीतनी है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने 2 सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर भी ली। अगर उन्होंने भी कैबिनेट के मंत्रियों में काम बांटा कि अपने अपने इलाके में जाके ये 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई, तो अपने हिस्से में उन्होंने मिल्कीपुर और आई थिंक करहल की सीट रखी थी शायद, अगर मैं गलत नहीं करहल तो अखिलेश वाली सीट है, एक और कोई सीट रखी थी जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री खुद संभाल रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मुख्यमंत्री उन तमाम धारणाओं को दूर करना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री के ऊपर आक्षेप लगे कि उन्होंने काम नहीं किया या उनकी वजह से पार्टी हार गई लखनऊ में, यूपी में लोकसभा के चुनाव में। तो अब मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को, अपने पद को, अपने कद को सुदृढ़ रखने के लिए ये साबित करना चाहते हैं
कि भाई ये चुनावों में हम अच्छा कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि उपचुनाव जो होते हैं और खासकर विधानसभाओं के, तो दरअसल वो सरकारों के लिए सबसे आसान काम होता है। आप किस, क्योंकि कहने को आचार चुनाव हो रहा है, पर वो आचार संहिता, वो मतदाता सूची, वो अधिकारी, वो जो वहाँ पोस्टेड है, उस पर उतनी नजर नहीं होती जितना कि आम चुनावों में होती है। तो इसीलिए अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब उपचुनाव हुए हैं तो सत्तारूढ़ पार्टियों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उनकी सीट बढ़ जाती है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो मुख्यमंत्री के लिए एक एडेड एडवांटेज है यहाँ पर, और उस एडेड एडवांटेज में अगर वो कुछ खो देते हैं, अगर मान लीजिए खो देते हैं, तब उन पे वो सवाल खड़े हो जाएंगे कि ये क्यों हो रहा था। तो इसीलिए मुख्यमंत्री के लिए एडेड एडवांटेज। और मुझे लगता नहीं है कि 9 सीटों पर अखिलेश यादव बोले 6 कैंडिडेट अनाउंस कर दे। अखिलेश ने क्या किया है, 7 कर दिया, 2 बची है, गाजियाबाद खैर हाँ कांग्रेस को दे रहे हैं। उस 7 में से भी 3-4 सीटें तो ऐसी है जो उसी परिवार के, उन्हीं के बच्चों को दे दी गई, जिनकी वो खानदानी सीटें थी। जैसे अपनी वो करहल सीट अपने परिवार में दी उन्होंने, तेज को दी, अपने तेज प्रताप को, अपने चचेरे भाई को। तो वो ये मतलब उन्होंने कहा कि भाई आपकी प्रतिष्ठा की सीट है, आपका परिवार लड़ ले और जीत ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने परिवार को आगे बढ़ा दिया। तो अखिलेश यादव भी बहुत ही सुरक्षित खेल खेल रहे हैं। बस अखिलेश यादव का तरीका ये है कि योगी को परेशान करके रखना, मुख्यमंत्री को परेशान करके रखना, क्योंकि उससे उनको लाइमलाइट मिलती है, उनको सुर्खियां मिलती हैं, उनको इस तरह के शोज मिलते हैं। तो अखिलेश यादव अपने मकसद में तो कामयाब हो रहे हैं, पर अब योगी का मकसद में कितने कामयाब होंगे तो 23 तारीख को पता लगेगा। रवीश, आप बहुत ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए फील्ड पर बहुत टहलते हैं। यूपी में बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग था वो ये था कि हिंदुत्व अम्ब्रेला में, देखिए अपर कास्ट तो उनके साथ था ही, फिर उन्होंने क्या किया कि नॉन यादव ओबीसी और कुछ टाइअप्स के साथ उन्होंने बड़ा एक सोशल इंजीनियरिंग किया, और उसका उनको 14 के लोकसभा, फिर 17 के विधानसभा, फिर 19 के लोकसभा में पूरा फायदा मिला। लेकिन 24 के लोकसभा से पहले जो पीडीए का नारा दिया सपा ने, वो और टिकट के बंटवारे में भी वो दिखा कि उन्होंने यादव सिर्फ अपने परिवार को 5 दिए, बाकी उन्होंने जो गैर यादव ओबीसी जातियों को, कोयरी, कुर्मी, इनको बहुत प्राथमिकता दी। इवन मुसलमानों के टिकट भी कुछ कम किए उन्होंने। तो वो जो इनका वो था, वो फार्मूला हिट हो गया। आपको क्या लगता है कि जो उपचुनाव में भी वही पीडीए का नारा है ये, और बीजेपी कैसे काट ढूंढेगी लोकसभा की, या आपको लगता है कि उस समय वो एक संविधान का और वो नारा चला, 400 के नारे ने बैकफायर किया, वो स्थिति अलग थी, अब जो आगामी चुनाव होंगे उनमें चीज़ें बदली हुई होंगी? नहीं, मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में स्थितियां बहुत बदली हुई होंगी। देखिए, हरियाणा के चुनाव की जीत के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बूस्टर डोज लग चुकी है। जो लोकसभा चुनाव में उनका थोड़ा आत्मविश्वास डगमगाया था, वो हरियाणा के चुनाव ने पूरा कर दिया है। अब बाबा जी को, जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनको डोज लगनी है, और ये डोज उपचुनाव के बाद में लगेगी, या लगती है या नहीं लगती है। बाबा भी ये चाहेंगे कि उस उपचुनाव में 8 में से कम 5-6 सीटें वो जीतें, तो उनको भी बूस्टर डोज लग जाएगी और उनका भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। क्योंकि एक समय था जो हम लोग देखते थे कि योगी आदित्यनाथ जी जब पहुंचते थे किसी भाजपा के कार्यक्रम में, तो उनका आत्मविश्वास, उनका चलने का स्टाइल, उनका बैठने का, उनका मिलने का, वो एक दूसरा होता था। और चुनाव के बाद बॉडी लैंग्वेज उनकी बिल्कुल दूसरी हो गई, क्योंकि किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी हार उत्तर प्रदेश से मिलेगी। तो अब मुझे लगता है, जो भाई मैं 8 सीटें देख रहा था, देखिए खैर 9 सीटें हैं। अब इसमें अगर हम गाजियाबाद श्योर शॉट सीट है, मुझे बीजेपी की सीट है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। मेरे जो मैं आपकी बात कह रहा हूँ, उसी में एक चीज बात और जोड़ना चाह रहा हूँ। हाँ, योगी के लिए सबसे बड़ा बूस्टर का जो BOOSTR तब होगा जब वो फॉन्ट साइज 100 में, जब वो करहल जीत लेंगे। करहल जो कि सपा की स्थायी सीट है, मतलब जो यादवों का गढ़ है, उस पर मेरे ख्याल से कभी सपा हारी नहीं है। अगर मेरा नहीं हारी, एक आध चुनाव ऐसा कहा है, कोई कठिन गया होगा, लेकिन कभी हारी नहीं है। अगर वो जीत लेते हैं योगी, तो उनका सबसे बड़ा बूस्टर नहीं, लेकिन उस जीत का समीकरण है योगी के पास में। अच्छा। क्योंकि रामपुर में आपको याद होगा उपचुनाव में हराया तो वो उपचुनाव कैसे बीजेपी जीती थी, ये समीकरण है उनके पास में। अब देखना है कि उस समीकरण को करहल में दोहराया जाता है कि नहीं, और मुझे लगता है कि दोहराया जाएगा, क्योंकि इस वक्त उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को इस जीत की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर उन्हें अपना कद की, जिस तरीके से आप देखिए पिछले 2 महीनों से लगातार खबर चली, आज हटाए जा रहे हैं, कल हटाए जा रहे हैं,
और कहीं कहीं ना कहीं से प्लांट हुई खबर, उससे लग रहा है कि योगी जी को ये उपचुनाव उनका दांव पर लगा हुआ है। इससे उनकी सियासी ताकत और बढ़ेगी इस उपचुनाव के बाद या कम होगी, ये बहुत हद तक इसके परिणाम पर निर्भर करते हैं। और ख़ास तौर पर जो करहल है और एक मिर्ज़ापुर की सीट है मझवा, वहाँ पर इनका चैलेंज होगा, क्योंकि कुंदरकी तो देखिए मुझे नहीं लगता है कुंदरकी जीतेगी बीजेपी उस तरीके से, क्योंकि कुंदरकी जो है वो वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है वो हमारे ख्याल से 50% से ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये तो जो है, और खैर की सीटें जाट बहुल सीट है, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या रालोद के बीजेपी में जाने से जाट मतदाता उतने साथ हैं जितना लोकसभा चुनाव में थे साथ में इनके, तो ये एक देखना होगा। और एक चीज़ मैं और, चूंकि मैं बहराइच का हूँ, तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि बहराइच जैसे शहर में, जो कि अभी तक कोई उस तरीके से दंगाग्रस्त नहीं रहा, मैंने खुद बताया 1987 के बाद में ये पहली बार है जब इस तरीके का दंगा हुआ, आखिर ये कैसे हो गया कि बहराइच से 40 किलोमीटर दूर, जैसा अभी अखिलेश जी ने सवाल उठाया कि मूर्ति विसर्जन हो रही है, और अब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि अब ज़्यादा मूर्तियां लोग अपने हर गांव में लगाते हैं। पहले ये होता था कि कुछ गिने चुने जगहों पर मूर्तियां स्थापित की जाती थी। कैसे हो सकता है कि एक रूट जहां पर, जिस रूट से जा रहे थे ये जुलूस, वहां पर उतनी ज़्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की नहीं है। आप देखिए जिस घर में दंगा हुआ उसके दोनों घर जो है वो हिंदुओं के हैं, वो एक सिंगल घर है जहां पर वो चढ़ के ये झंडा उतारने का वीडियो आया, वो एक मुस्लिम घर है, उसके बगल हिंदू का है, इस पार भी हिंदू का घर है, सामने मस्जिद है। उस पूरा जो जिस चौराहे पर हुआ वहाँ पर उतनी भी अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग नहीं हैं। आखिर ये कैसे हो गया कि एक गाने के ऊपर में पहले झड़प हुई और उसके बाद में वहाँ पर जिस घर में वो कर रहा वहाँ उनके पास लाइसेंसी राइफल थी और उसने फिर गोली चला दी और मर गए, और उसके बाद में, उसके मरने के बाद में वो सारे लोग निकल भी गए जबकि इतने सारे लोग थे वहाँ पर। तो आखिर पुलिस कहाँ पर थी? मतलब ये हो सकता है कि अगर 5 लोगों ने किसी की हत्या की और वो 5 लोग हत्या करने के बाद में चले गए, कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था के ऊपर में बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। और 2 दिन तक आप सोचिए वहां लोग जलाते रहे। सवालिया निशान नहीं रवीश, ये सरासर नाकामी है। पहली बात तो जब जुलूस इस इलाके से गुजरा, जब जुलूस पे वो गाना बजा, जिसके बाद उग्र हुआ और फिर वो लड़का ऊपर चला गया, झंडा हटाया, पुलिस वहां दिख रही है। उन विजुअल में आप देखेंगे, अगर बहुत सारे विजुअल चल रहे हैं, पुलिस चारों तरफ मौजूद है उस पुलिस स्टेशन के। पुलिस ने रोका क्यों नहीं? पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे थे? और वो लड़का ऊपर चढ़ गया, नीचे से लोग बाग चिल्ला रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि करो करो करो। मिश्रा जो भी नाम था उनका, राम गोपाल मिश्रा, वो लड़का ऊपर चढ़ के तोड़ रहा है, नीचे के लोग उकसा रहे हैं। पुलिस ने तब भी नहीं रोका, उसने पूरा उसको अंजाम दिया, उसको हटा दिया, रेलिंग तोड़ दी, अपना झंडा लहरा दिया, फिर भी पुलिस नहीं दिख रही है। मतलब ये पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस की आंख के सामने सारा काम हो रहा है। और ये सरासर मतलब बहराइच की जो पुलिस है, अगर कोई कड़ा डीजीपी हो तो तुरंत कार्रवाई करे इन लोगों पे। और आप सोचिए कि फायरिंग के बाद छोटे अधिकारियों को सस्पेंड किया। उस दिन रात को मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, सीओ लेवल के अधिकारियों को किसी को सस्पेंड भी किया गया। उस दिन नहीं सस्पेंड हुआ, उस रात नहीं सस्पेंड हुए। वो फिर एक दिन बाद जब देखा कि स्थिति संभाले नहीं संभल रही है, तमाम सारी दुकानें जल गई, उसमें कुछ हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, कुछ दुकानें उनकी भी जलाई गई क्योंकि लोगों को पता नहीं था, आग लगाती चली गई भीड़। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ जब इतना ज्यादा कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरे कुछ रिश्तेदार वहां रहते हैं, उन्होंने बताया कि रात भर यहां कोई पुलिस दिखी नहीं। लोग सड़कों पर हंगामा करके लाठी डंडे लेकर जो है वो जलाते रहे, लूटते रहे सामान, और कहीं कोई पुलिस व्यवस्था। सबसे बड़ी बात यह कि अगर पुलिस थी, और जैसा कि वीडियो में हमें दिख रहा है, तो हत्या करने वाला आरोपी, 5 आरोपी भाग गए, ये आप देखिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये, और इसीलिए विपक्षी पार्टियां भी ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर इस उपचुनाव से पहले इस तरीके की घटना आखिर क्यों हुई, और जो लोग इसमें थे लापरवाह, उनको आखिर उन पर क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की गई। केवल सीओ को आपने निलंबित कर दिया, 6 कांस्टेबल को आपने हटा दिया, एसओ को हटा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो, इसीलिए ये ज़्यादा पोलिटिसाइज हो रहा है मामला। और अब ये भी एक ट्रेंड चल गया है कि कोई भी विक्टिम उत्तर प्रदेश में होता है, पहले ये होता था कि हम उसको कानून के दायरे में लेकर आएंगे, आप पकड़ो इसको। अब सीधे सीधे डिमांड होने लगी कि आप मारो उसको। अभी जो उनकी विधवा हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जस्टिस नहीं हुआ, पैर में क्यों गोली मारी गई।
तो भाई हम एक लोकतांत्रिक देश में, एक कानून वाले देश में रह रहे हैं। यहाँ पर कानून है, अदालतें फैसला करेंगी कि आखिर कौन सजा है, कौन सजा का भागी है, कौन नहीं है। पुलिस आखिर कैसे किसी का इनकाउंटर, और एक ट्रेंड चल जाए इनकाउंटर का, तो ये मेरे ख्याल से किसी भी जस्टिस सिस्टम के लिए ठीक नहीं। मैं इसमें जो लड़का जिसको इसको एनकाउंटर में गोली लगी, उसकी बहन की बाइट भी आई। और बहन कह रही कि एक दिन पहले वो पुलिस उनको बुला के ले गई थी, हम रात भर ढूंढते रहे, कहाँ चले गए थे, उनको बताया नहीं गया, किस थाने में रखा गया। मतलब बहन ये एलिगेशन लगा रही है कि ये फेक एनकाउंटर है, इसको तो कल से पकड़ लिया गया था, कल से हम ढूंढ रहे थे, हमको बताया नहीं गया, और आज अचानक खबर आई कि गोली मार दी है उसको और उसका इलाज चल रहा है फला अस्पताल में। तो ये चीजें, इसीलिए पुलिस पर सवाल, पुलिस के ऊपर क्यों आप जिसको अखिलेश यादव ने हाफ एनकाउंटर कहा, वो इसीलिए कहा ना कि ये जेन्युइन केस नहीं लग रहा, आपकी नाक के नीचे से अपराधी भाग जाता है, आप 3 दिन के बाद पकड़ते हैं। बहन एलिगेशन लगा रही है कि आपने जो रात को उठा लिया था, आज आपने उसको अरेस्ट दिखा रहे हो। और इस सब के बावजूद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए, एडीजी एलओ को अगर खुद सड़क पर उतरकर बंदूक हाथ में लेकर घूमना पड़े, इसका मतलब वो एसएसपी आईजी वहां का क्या कर रहा था भाई? वो ये उनके सस्पेंशन क्यों नहीं होने चाहिए, उनके ट्रांसफर क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं, और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक डिजाइन बन गया है। 3 साल पहले जो है वो गाजियाबाद में पशु तस्कर थे, 8 पशु तस्कर के घुटने के नीचे ही गोली मारी गई। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई 8 को आपने एक साथ एक ही जगह पर जो है सबको गोली लगी है, तो बोले कि मैं सबसे बड़ा निशानेबाज हूँ। लेकिन उसके कुछ दिन बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो आई जो थी तस्वीर, हाँ, चप्पल में खड़े थे, वायरल हो गया था पूरा। एक चीज है, ये जरूर है कि जैसे हम शुरुआत में मैंने कहा था कि एनकाउंटर को लेकर सवाल तो उठते हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं, बाकी अन्य राज्यों में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस पर मामला गया है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भी हमें नहीं भूलना होगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है। आप अगर याद करें मायावती जी की जब सरकार थी, तो उनको लोग इसलिए याद रखते थे कि आप लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने दुरुस्त कर दिया था, या कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब ये कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया था। लेकिन एनकाउंटर के यही अगर आप बातचीत करें ना कि ये कहना कि भाई पिछले कुछ साल में एनकाउंटर बढ़ी हैं या ऐसा हुआ है, तो ये आंकड़े गवाही नहीं देते। क्योंकि जब मैं अभी पढ़ रहा था, थोड़ा सा रिसर्च किया, तो देखा कि हर मुख्यमंत्री के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हुई हैं, और सबसे ज़्यादा एनकाउंटर में अगर मारे गए अपराधी या जो भी बोली तथाकथित अपराधी या आरोपी जो भी आप उन्हें कहें, तो मुलायम सिंह यादव के 4 साल के शासनकाल में मारे करीब 500 अपराधी जो उनको ढेर किया गया एनकाउंटर में। मायावती के टाइम पर किया गया। पिछले 7 साल में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, करीब 200 लोगों को गिराया गया। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री तब करीब 40 लोगों को एनकाउंटर में मारा गया। तो ये हर मुख्यमंत्री के शासनकाल में एनकाउंटर होती हैं। तो या तो एक बड़ा व्यापक प्रश्न उठाया जाए कि एनकाउंटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एनकाउंटर क्यों होती हैं, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर ये जो मुद्दा है, इसको लेकर के तो सीधे तौर पर उपचुनाव से इसको जोड़ा जा रहा है और राजनीति इस पर हो रही है। क्योंकि अब एनकाउंटर जब यूपी में होती है तो उसको लेकर ये भी प्रश्न उठाया जाता है कि ये एनकाउंटर पे या बुलडोजर जस्टिस पे किस जाति के आपने बिल्कुल व्यक्ति को मारा, कितने मुस्लिम मारे गए, कितने मुस्लिम मारे, कितने आपने ब्राह्मण मारे, कितने यादव मारे, कितने राजपूत मारे, ये सब भी एनालिसिस भी हो रहा है कि जिन लोगों को मारा गया है। तो ये एनकाउंटर की भी एक सोशल इंजीनियरिंग, ये भी राजनीति के कारण ही ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश सर, आपने बात की उपचुनाव की बात हो रही थी, तो हम लोग बात की, हमने बसपा पे बात नहीं की। क्योंकि एक चीज और बोलना चाह रहा था एनकाउंटर पे, यूपी पुलिस के ऊपर। यूपी पुलिस जो ठाए ठाए मुंह से बोल के गोली चलाती थी, वो परफेक्ट पैर पे निशाना मार ले रही है। तो हमने बात की उपचुनाव की, लेकिन हम बसपा पे, सपा और बीजेपी पे ज्यादा फोकस रहा। बीएसपी भी इस उपचुनाव में पूरी दमदारी से उतर रही है, और बहुत दिनों बाद बीएसपी कोई उपचुनाव गंभीरता से लड़ रही है। हाँ, कई सीटों पे तो कर दिया, लगभग 6-7 सीट पे तो उन्होंने कर दिया। 7 सीट, हाँ, चुनाव नहीं, कई 6, मुझे लगता है 7 सीटों पे अनाउंस भी कर दी। जैसे सपा ने भी 7 पे कर दी, इन्होंने भी, इनके भी लगभग 6-7 पे हो चुके हैं। बसपा जो है वो घट के विधानसभा चुनाव में 13% वोट पे आ गई थी, 1 सीट जीती थी 2022 में। लोकसभा चुनाव में और बुरा हाल हुआ, 9.5% आ गई, एक भी लोकसभा सीट नहीं है। उपचुनाव में जो इतना दमखम बहन जी दिखा रही हैं, उसका क्या असर होगा और किसको नुकसान? जो कल हमने वो दूसरे झारखंड में फैक्टर की कि वो किसको
जयराम जो है मैं तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो बहन की ज्यादा एक्टिव होने से किसको नुकसान है? क्योंकि एक बार जब वो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने गुड्डू जमाली को खड़ा किया था, तो धर्मेंद्र यादव हार गए थे उस चक्कर में। अब वो फिर अब सारे उम्मीदवार उतार रही हैं और कह रही हैं दमदारी से लड़ेंगे। अभी तो मोटे तौर पर जो पहली नजर में लगता है कि नुकसान होगा तो फिर वो इनको होगा, अखिलेश यादव कांग्रेस गठबंधन को। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उसमें जो दलित वोट था वो बड़े पैमाने पर माइग्रेट कर गया बीजेपी के खाते से भी और बीएसपी के खाते से इंडिया गठबंधन की ओर। तो ये उनके अच्छे प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई गई। अभी हम जब बात कर रहे हैं पुण्येंदु, तो कुछ देर पहले ही नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ कल उन्होंने ली, आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी और जो पहला बड़ा फैसला उनका है वो ये था कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था संविधान पीठ का 6-1 से, जिसमें ये कहा गया था कि जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण होगा, सब कैटेगरी बनेगी, उसको लागू करने का फैसला हरियाणा सरकार ने कर दिया। तो ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो बीजेपी तो उस समय उस पर चुप्पी रख रही थी। बीजेपी उस समय चुप थी, लेकिन बीजेपी ने क्रीमी लेयर को लेकर मोदी कैबिनेट में ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम क्रीमी लेयर के सुझाव से सहमत नहीं है। जब उनसे पूछा गया था कि सब कैटेगराइजेशन वाले पर आपका क्या कहना है, तो इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन अब ये पहला कदम उठा दिया गया और ये बहुत बड़ा कदम इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव सिर पर है, वहां पर एक मैसेज जा रहा है और इसलिए तुरंत मायावती की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपका सवाल मायावती पर था, तो मायावती की तुरंत प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ये गलत है, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग में भी जाटव बनाम गैर जाटव वो एक कोशिश हो रही है। हरियाणा में बीजेपी का अपना आकलन ये था कि वहां पर करीब 22.5% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जाति, ये करके एक वर्ग अलग से बनाया था। जैसे कि आपको याद होगा बिहार में नीतीश कुमार ने महादलित बनाया था, वैसे ही कुछ उन्होंने यहाँ पर किया था। इस चुनाव में बीजेपी का फोकस इसी वंचित अनुसूचित जाति के ऊपर रहा। डीएससी बोलते हैं इनको, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। इनके बड़े बड़े सम्मेलन हुए और राहुल गांधी का जो बयान वहां आया था आरक्षण खत्म करने को लेकर, उसको लेकर के काफी आक्रामक उनकी तरफ से था और कहा था कि ये हम इसका विरोध करते हैं। 50-50 लोगों के सम्मेलन वहां पर हुए थे। अब ये आंकड़ा आया है बीजेपी का, ये अपना आकलन है कि ये 22.5% दलित वोटों में से करीब 14% वोट जो गैर जाटव और इस तरह के अन्य अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, वो वोट बीजेपी को मिले हैं। तो बीजेपी का फोकस इसी पर है। अब बीजेपी इसी फार्मूले को न केवल महाराष्ट्र में बल्कि इसी तरह से आप जो बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश में भी लागू करेगी। इसी उपचुनाव में मुझे लगता है कि ये चूंकि हरियाणा में फैसला किया गया है तो इसको अब उत्तर प्रदेश में भी बताने की कोशिश होगी कि हमने हरियाणा में कर दिया, आगे भी हम इसको करेंगे। तो सब कैटेगराइजेशन को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी और मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर अगले यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले जस्टिस रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट है राष्ट्रपति को दी गई है, जिसमें कि ओबीसी के अंदर इसी तरह कैटेगराइजेशन की बात है, उसको लेकर के भी सरकार कोई फैसला करे। सुमित सर, आप कोई आखिरी टिप्पणी? नहीं, मैं बीएसपी को लेके पूछना चाह रहा हूँ, स्टेटस क्या है? बीएसपी नेशनल पार्टी बची है कि नहीं बची है? अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है बीएसपी को कि नहीं? अभी है। जिस तरह का परफॉर्मेंस उसका हरियाणा में रहा, लोकसभा में रहा, हरियाणा में रहा, उसकी ये मेरे ख्याल से मजबूरी हो गई है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अगर उसको बनाए रखना है तो उसको यहाँ चुनाव, इसीलिए चुनाव लड़ रहा है। आपने कहा ना कि चुनाव लड़ रहा है, आश्चर्य की बात है कि क्यों चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय चुनाव दर्जे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद ये अगर दिल्ली का चुनाव जो आने वाला है विधानसभा का, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के जो वोट होते हैं वो इसमें दोनों काउंट होते हैं, दोनों काउंट होते हैं। उपचुनाव के नहीं होते। अच्छा, उपचुनाव काउंट नहीं होते जो उपचुनाव के। तो दूसरी चीज करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद उपचुनाव के इसमें काउंट होते हैं। अच्छा, विधानसभा में आपको जो कुछ उससे क्राइटेरिया होते हैं राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी को मिला तो 4 राज्यों में आपको एक सर्टेन परसेंट, 5%, 4 राज्यों में अगर आप रिकॉग्नाइज हैं तो, हाँ 4 राज्यों में अगर आप रिकॉग्नाइज हैं स्टेट, और वो रिकॉग्निशन के लिए आपको वहाँ पे जितना होता है वहाँ जितना 6% होते हैं, तो उस तरह का क्राइटेरिया उसके आधार पे आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। इसीलिए बीएसपी हर जगह लड़ती है और हरियाणा में अभी बीएसपी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, 4% करीब वो वोट लेके, सीट नहीं मिली अलग बात है, लेकिन 4% वोट बीएसपी को मिले हैं। वो जो आप अखिलेश जी बात बोल रहे थे ना, कल वाल्मीकि जयंती गई है, हमको नहीं भूलना चाहिए। वाल्मीकि जयंती के दिन बीजेपी ने अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराया और बकायदा बोल के कराया कि वाल्मीकि जयंती के दिन करा रहे हैं, क्योंकि मैसेज देना चाहती है उस कम्युनिटी को, वही गैर जाटव एससी कम्युनिटी जो कि वाल्मीकियों के बीच में उनके सबसे बड़े भगवान देखते हैं, वाल्मीकि भगवान का दर्जा है। उसी दिन राहुल गांधी भी जाते हैं वाल्मीकि मंदिर में, अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं वाल्मीकि बस्ती में।
उनका तो चुनाव चिन्ह ही झाड़ू है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीएसपी का खिसकता वोट बैंक है, उसके अंदर जो सेंधमारी करने की कोशिशें हर पार्टी कर रही है। सबको लग रहा है कि मायावती अब अतीत हो चुकी हैं और मायावती को अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। वरना ये तीनों चारों पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि उस बीएसपी का जो 17, 18, 19% का वोट बैंक देश भर में रहता था, उसे 543 लोकसभा सीटों पर, उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लो। और बहुत हद तक भाजपा कामयाब हो गई है, बिल्कुल बीजेपी स्पेसिफिकली कामयाब हो गई है। राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना वाली बात छेड़ी और 24 का चुनाव जीता, अब अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारा, उसमें बहुत बड़ी वजह यही थी कि एससी समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, इसीलिए कांग्रेस का ऑलमोस्ट डबल हो गया सीट वाइज परफॉर्मेंस। मायावती को समझ में आ गया है कि अब उन लोगों उनके अपने अपने वोट बैंक उनके 100% कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो हमारे खाते से खींचना चाहते हैं। तो मायावती अपने पाई को बचा के रखना चाहती हैं, इसीलिए पूरी लड़ाई हो रही है। तो हमने देखा कि ये चुनाव योगी के लिए कितना ज़रूरी है, और बहन जी का क्या फिर से बसपा का ये उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन रहेगा, इस पे भी नजर रहेगी। एक कि जो नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में था कि संविधान बदलने वाले हैं, वो अपने आप खत्म हो चुका है, क्योंकि उतनी सीटें मिली नहीं। क्योंकि इस समाज को सबसे ज़्यादा ये लगता था कि 400 के पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। बहुत पढ़े लिखे से लेकर और बहुत नीचे तक यही संदेश था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये नैरेटिव खत्म हो गया। मुझे लगता है कि इस उपचुनाव में बीएसपी कोई बहुत दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये प्लस पॉइंट है बाबा के साथ में कि जिस पार्टी की सरकार सूबे में रहती है, प्रेफर करता है मतदाता कि हम उसी के साथ अलाइन हों ताकि हमारा जो विकास का काम है वो रुके नहीं। तीसरी चीज़ें हैं कि मशीनरी भी रामपुर उदाहरण जो है तो रामपुर उपचुनाव जो है वो एक डिजाइन है इनके पास में। और चौथी चीज़ ये है कि जहाँ पर भी सीधा मुकाबला होता है बीजेपी और सपा के साथ में हो या इस तरीके से विधानसभा चुनाव में, वहाँ हमेशा बीजेपी के पास में एज रहता है उनके पास में, क्योंकि बड़ी वर्कफोर्स है उनके पास में, बड़े कार्यकर्ता हैं। तो फिर आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।